आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, दिस इज़ पार्ट 8 ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। एंड इसमें हम देखेंगे कि जो अब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड्स का वो कैसे होता है। और इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो कि अपना फैट का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ओके, अब एक अब्जॉर्प्शन क्या है, इज द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पासिस थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू ब्लड और लिम्फ। सिंपल सी बात है। अब ये कैसे हो सकती है, पैसिवली भी हो सकती है, एक्टिवली भी हो सकती है और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी हो सकती है। आपको क्या याद रखना है कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स जैसे कि अपने ग्लूकोज हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि क्लोराइड आयंस, इनका कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, सिंपल डिफ्यूजन। एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, वाया सिंपल डिफ्यूजन। ओके, आगे मूव करते हैं। पैसेज ऑफ दी सब्सटेंसेज इनटू ब्लड डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि हमें पता है डिफ्यूजन जो होता है हमेशा अकर करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जब कंसंट्रेशन लो होगा किसके अंदर, अपने ब्लड वेसल्स वगैरह के अंदर, या कह सकते हैं एपिथेलियल सेल्स के अंदर या ब्रश बॉर्डर सेल्स के अंदर, तो ही इनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, सम सब्सटेंसेस जैसे कि फ्रक्टोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, इनको एब्जॉर्ब करा जाता है किसकी हेल्प से, कैरियर आयंस की हेल्प से। और इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अब बात कर रहे हैं किसकी, फ्रक्टोज अमीनो एसिड की, तो इनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, फैसिलिटेटेड का मतलब क्या होता है, विद हेल्प। डिफ्यूजन मतलब किसी चीज़ की हेल्प से डिफ्यूजन करवाना, तो वहाँ पे Na+ आयंस इसके साथ कंबाइन होते हैं, फिर थ्रू इन मेम्ब्रेन इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, ट्रांसपोर्ट जो होता है वाटर का, और वी कैन से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होता है, अपॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यानी कि जहाँ पे ग्रेडियंट ज़्यादा होगा वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा कम ग्रेडियंट वाली जगह पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हैंस रिक्वायर्स एनर्जी। अब वेरियस सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अमीनो एसिड हो गए, मोनोसैकेराइड्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ठीक है, Na+ आयंस, इनको एब्जॉर्ब किया जाता है बाय दिस मैकेनिज्म। तो अब एग्जाम में एक और चीज़ आ सकती है कि ग्लूकोज जो है इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बोथ A एंड B, और डी दे देंगे आपको क्या, नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। ये इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। वैसे इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन कम ही आते हैं तो यूजुअली ग्लूकोज के बारे में ही पूछते हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ये इनसॉल्युबल होते हैं और इनको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता ब्लड के अंदर। तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है ये थ्रू ब्लड वेसल्स नहीं होता, ये थ्रू होता है लिम्फ वेसल्स जो प्रेजेंट होते हैं अपने विलाय के अंदर। ये हमने ऊपर डायग्राम में भी देखे थे, और उनको हम क्या कहते हैं, लैक्टील्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, सबसे पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स को फिर से अपने बाइल सॉल्ट सराउंड करते हैं, जिसकी हेल्प से वो कैसे हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल। तो एंटर करते हैं कहाँ पे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर, ठीक है। दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, जिसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स, जो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं कहाँ पे, लिम्फ वेसल्स, जिसको हम कहते हैं लैक्टील्स इन विलाय। तो इसको हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से कि हो क्या रहा है। देखो सबसे पहले फैटी एसिड्स थे, फैटी एसिड्स और वी कैन से मोनोग्लिसराइड्स। अब ये कैसे थे अपने, ये बेसिकली बीच में प्रेजेंट है इनके, ठीक है, ये अपने बाइल सॉल्ट्स हैं। तो इसको सराउंड कर लेता है यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स। यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स आपको पता है इसके दो पोर्शंस होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक एंड कह सकते हैं। ये हो गया अपना हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है अपना वो कहाँ पे आ जाएगा, ऐसे इस फैट के पास, और ये हेड बाहर, ठीक है। या इसको आप अपोजिट भी कर सकते हैं। अब ये कैसा हो गया अपना, वाटर सॉल्युबल। इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं कौन, अपने इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल्स। म्यूकोसल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है अपना एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है, फिर से इन मोनोग्लिसराइड्स को कंबाइन करके ट्राइग्लिसराइड्स बनाता है, ठीक है, और उसके ऊपर प्रोटीन का कोट बना देता है एक, और इस प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स को हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन्स। तो आपको ये याद रखना है, दीज आर प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। एग्जाम में पूछा गया है बहुत बारी, ठीक है। फिर गोल्जी अपैरेटस और वी कैन से अपने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है इसका एक्सोसाइटोसिस कर देते हैं और ये एंटर कर जाते हैं कहाँ पे, लिम्फेटिक वेसल्स में।
अब क्योंकि आपको पता है फैट येलो कलर का होता है, दैट्स वाई अपना लिम्फ जो है ये भी कैसा अपीयर करता है, येलो कलर का। अल्टीमेटली हमें पता है लिम्फ जो है वो ओपन करता है वन ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर, तो फैट जो है कहाँ पे चले जाता है, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ओके, ये था मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है काइलोमाइक्रोन, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें छोटी सी टेबल दे रखी है जिसके अंदर बता रखा है कि किस किस जगह क्या क्या एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस टेबल को हम स्टडी कर लेते हैं, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सर्टेन ड्रग्स माउथ के अंदर होते हैं। यहाँ पे माउथ में तो देखो बेसिकली कुछ खास एब्जॉर्प्शन होता नहीं है। स्टमक की बात करते हैं तो सिंपल शुगर्स का, वाटर का, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। इंटेस्टाइन अपना मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड सब कुछ ही एब्जॉर्ब हो रहा है। आप देख सकते हैं फैट्स वगैरह कहाँ पे जाते हैं, लिम्फ में जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर्स का, मिनरल्स का एंड ड्रग्स का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे आपको वाटर रखना है कि अनडाइजेस्टेड फूड्स के अंदर से वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो आंसर है अपना लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म दे रखा है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन बेसिकली क्या होता है, जो अपने एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली रीच कर जाते हैं कहाँ पे, टिश्यूज़ के पास, और फिर उनको यूटिलाइज किया जाता है फॉर देयर एक्टिविटीज़। जैसे कि ग्लूकोज पहुंचा तो उसको ब्रेक डाउन करके एटीपी वगैरह बनाया जाएगा या कुछ भी किया जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फाइनली एसिमिलेशन, ठीक है। डाइजेस्टिव वेट जो होता है अपना सॉलिडिफाई इनटू कोहेरेंट फीसेस इन रेक्टम एंड इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग अर्ज और डिजायर फॉर इट्स रिमूवल। ओके, तो जो इजेशन होता है किसका, फीसेस का टू आउटसाइड थ्रू एनल ओपनिंग, इसको हम क्या कहते हैं, डिफिकेशन। ओके, एंड एज अ वॉलंटरी प्रोसेस एंड कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। किसकी हेल्प से होता है, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट की हेल्प से। अब हम स्टडी करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स के बारे में और देखेंगे उनका सोर्स क्या होता है, उनका कॉमन नेम क्या है और कौन कौन से उसके फंक्शंस होते हैं, कैसे उनके डिसऑर्डर्स होते हैं। सुनने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन है इतना मुश्किल नहीं, एक बार स्टडी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो अपना जो मेन चैप्टर का पोर्शन है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन वाइटामिन्स जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, तो उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से वाइटामिन की वजह से कौन सा डिसऑर्डर वगैरह होता है, मेनली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ कॉमन नेम पूछ लेते हैं कि कौन से विटामिन का कौन सा कॉमन नेम है, तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है देखो कि विटामिन किसने डिस्कवर करे, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, एनल लानिन ने। ओके, ये विटामिन थ्योरी किसने दी थी, नहीं है इंपॉर्टेंट। अब विटामिन का जो नेम है उसका मतलब क्या आता है, देखो वाइटा मीन्स लाइफ, अमाइन मीन्स वाइटल अमाइन, तो जो अपनी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट अमाइंस होती हैं दैट आर वाइटामिन्स। ओके, तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें देखे देखी हैं ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी क्या है, ये वाला पॉइंट देखो, वाइटामिन्स जो होते हैं डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। एक होते हैं अपने कैसे, फैट सॉल्युबल। ओके, फैट सॉल्युबल का मतलब क्या है कि जब ये फैट में डिजॉल्व होंगे तो फैट के थ्रू ही इनका एब्जॉर्प्शन होगा, अदरवाइज इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। एक होते हैं अपने वाटर सॉल्युबल, जो वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर उनका मतलब उसके अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, फिर उनका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। तो फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, ए, डी, ई के, बाकी के बचे यानी कि बी, सी और पी आ जाता है अपना वाटर सॉल्युबल में। अब यहाँ पे आपको देखो पढ़ना क्या क्या है और वी कैन से कि फोकस किस जगह पे रखना है। सबसे पहले तो विटामिन ए का कॉमन नेम रेटिनॉल। रेटिनॉल क्यों कहते हैं ये हमें पता लगेगा इसके फंक्शन से। इसके सोर्स रीड कर लो, देखो सोर्सेज तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट सबके सोर्सेज सेम ही होंगे, ठीक है। तो सोर्सेज बस पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको फंक्शंस और सिम्टम्स याद करना ज़रूरी हैं। सबसे पहले फिश लिवर ऑयल में देखने को मिलता है, एनिमल लिवर में एग योक, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट्स। ओके, अब फंक्शन क्या है देखो, इट इज़ नेसेसरी फॉर रोडोस्पिन ऑफ रॉड सेल्स एंड आइडोस्पिन्स ऑफ कोन सेल्स। तो रोड्स और कोन सेल्स हमें रेटिना में देखने को मिलते हैं, तो उनके फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। और वी कैन से रेटिनल पिगमेंट्स के लिए, रेटिनल सेल्स के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, विटामिन ए को हम एंटी डेफिशिएंसी विटामिन कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हैं इसके सिम्टम पे। नाइट ब्लाइंडनेस, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको आपको याद कर लेना है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि देखो अब क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, रॉड सेल्स के फॉर्मेशन में और आइडोस्पिन्स के फॉर्मेशन में, तो जो पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली हमें हेल्प करते हैं रात को देखने में, स्पेशली कौन से, रॉड सेल्स, ठीक है। तो अब जब विटामिन ए नहीं होगा तो रॉड सेल्स नहीं बनेंगे, और रॉड सेल्स नहीं बनेंगे तो हम रात को देख नहीं पाएंगे, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड्स के
फॉर्मेशन और ग्रोथ पे भी कुछ उनका रोल था। तो ज़ेरोप्थेल्मिया भी हो सकता है, यानी कि ड्राइंग ऑफ आईबॉल। डर्मेटोसिस, ड्राई एंड स्केली स्किन हो सकती है। केराटोमेलाकिया, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा चांसेस हमेशा नाइट ब्लाइंडनेस के होते हैं, ये पूछा जाता है। ज़ेरोप्थेल्मिया पूछा जा सकता है किस केस में क्या होता है या कौन से विटामिन से होता है, तो विटामिन ए से। आते हैं अब हम डी पे। डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल, ओके। इसके सोर्सेज क्या हैं, देखो एग यॉक, मिल्क, बटर, फिश लिवर, ऑयल, इन सब में प्रेजेंट होता है विटामिन डी। अब इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन करवाता है कैल्शियम का एंड फास्फोरस का, ठीक है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पैराथॉर्मोन, इसको याद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, सेकंड पॉइंट को मत पढ़ो। इट अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी बॉडी टिश्यूज इंक्लूडिंग बोन्स, कैसे अफेक्ट करता है वो भी हम देखेंगे। विटामिन डी हैज स्पेसिफिक फंक्शन ऑन किडनी, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। अब कहीं ना कहीं इसका मेन फोकस किस पे है, कैल्शियम फॉस्फेट पे है या फॉस्फोरस पे है, ठीक है। तो अपना जो विटामिन डी होता है बेसिकली, इसको कैल्सीफेरॉल भी इसलिए कहते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, उस कैल्शियम को डिपॉजिट करता है बोन्स के ऊपर, यानी कि बोन्स मैन्युफैक्चरर है ये। अगर ये नहीं हुआ तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो सॉफ्टनेस एंड डिफॉर्मिटीज ऑफ बोन्स, किसके अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर। तो चिल्ड्रंस के अंदर जो डिफॉर्मिटी होती है बोन्स की, उसको हम कहते हैं रिकेट्स। इसी डिफॉर्मिटी को हम अडल्ट के केस में क्या कहते हैं, ऑस्टियोमैलाकिया, ठीक है। साथ ही साथ डेंटल कैरीज। अब ये सारी डिसीजेस उन जगह पे हो रही हैं जहाँ पे कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसका डेफिशिएंसी हुआ तो हमें सारी डिसीज या सारे सिम्टम्स कैसे होंगे या कौन सी जगह पे होंगे, जहाँ पे कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होता है। तो बहुत ईजी है विटामिन डी, कुछ इसमें समझने वाला या कुछ ऐसा याद करना भी मुश्किल नहीं होने वाला, ठीक है। आगे मूव करते हैं विटामिन ई पे। अब इसका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है, सबसे पहले तो इसको हम टोकोफेरॉल कहते हैं, कॉमन नेम। दूसरा उससे भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। अब ऐसा क्यों कहते हैं, इसको हम समझते हैं इसके फंक्शन की हेल्प से। पहले देख लो किस किस में देखने को मिलता है, ये सोर्सेज का क्या है, व्हीट जर्म, वोल सीरियस एंड वेजिटेबल ऑयल। अब आते हैं इसके फंक्शन पे। तो इम्पॉर्टेंट कौन सा फंक्शन है अपना, कि यहाँ पे देखो सिक्स्थ पार्ट, इट मेंटेन्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि अगर ये नहीं हुआ तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करेंगे, गैमेट्स वगैरह हो सकता है ना बनाए या कुछ मैच्योर ना हो, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ठीक है। साथ ही साथ इसका एक ये फंक्शन भी याद कर लेना, इट ऑल्सो डिक्रीजेस वीकनेस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ओके। एक बार हम डिसीज़ पढ़ लेते हैं, फिर उससे हमें और क्लियर हो जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो डिसीज सिम्टम्स कौन कौन से, रिप्रोडक्टिव फेलियर। क्यों हो रहा है रिप्रोडक्टिव फेलियर, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन रखना। डीजनरेशन ऑफ मसल्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ओके। तो यहाँ पे देखो इसका फंक्शन दे रखा है कि इट मेंटेन्स मसल्स ऑफ द बॉडी। तो कौन कौन से फंक्शंस आपको याद रखने हैं, आरपीसी वाला, फोर्थ एंड सेवंथ। अब सिम्टम्स कौन कौन से हो गए, रिप्रोडक्टिव फेलियर, डीजनरेशन ऑफ मसल्स एंड इंक्रीज्ड हेमोलाइसिस या ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। क्यों होगा ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज, क्योंकि हमने देखा कि उसकी स्ट्रेंथ ये बढ़ा रहे हैं या फ्रेजिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये नहीं हुए तो अपने आरबीसीज और वीक हो जाएंगे और उनका हेमोलाइसिस और वीकेंड से ब्रेकडाउन होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना फैट सॉल्युबल विटामिन है, नेक्स्ट और वीकेंड से लास्ट विटामिन के। तो विटामिन के 3 डेरिवेटिव्स होते हैं, आपको कौन सा नाम याद रखना है, फाइलोक्विनोन, ओके। तो फाइलोक्विनोन को याद रखना है आपको, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या सोर्सेज होते हैं इसका, अल्फा ग्रास नहीं याद रखना, बस पढ़ लो, व्हीट ब्रांड, व्हीट जर्म, वोल व्हीट, वेजिटेबल सॉइल, लिवर पोर्क, फिश, ओके। फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि विटामिन के जो होता है अपना, ये हेल्प करता है या नेसेसरी होता है किसके लिए, फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हम पढ़ेंगे कि जो प्रोथ्रोम्बिन है अपना, वो पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। यानी कि अगर ये नहीं होगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होगा। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हो गया इसका, फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग। बस एक ही सिम्टम आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, तो अपना विटामिन के, ठीक है। यहाँ पे अपने कंप्लीट होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब हम स्टार्ट करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन से। तो यहाँ पे विटामिन भी बहुत सारे दे रखे हैं,
हमको विटामिन बी का सिर्फ एक ही पोर्शन पढ़ना है या एक ही पढ़ना है, वो है विटामिन B1। इसका कॉमन नेम क्या है? थायमीन। इसका नाम भी बहुत बारी पूछा जाता है, क्यों? देखो एक ऑप्शन आपको ये थायमीन दे देते हैं, एक देते हैं थायमीन, तो स्टूडेंट्स जो है इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। थायमीन जो है अपना वो क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए के अंदर हमें देखने को मिलता है, और जबकि ये वाला थायमीन जो है ये किसके लिए है? विटामिन के लिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अब इसका फंक्शन क्या है? देखो ये कॉज करता है बेरी डिसीज। एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है कि ऐसी कौन सा विटामिन है जो बेरी डिसीज कॉज करता है। ठीक है, तो इस डिसीज में क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, रिटार्डेड ग्रोथ, डीजनरेशन ऑफ नर्व्स, मसल एट्रोफी एंड पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है बस कि विटामिन B1 का कौन सा डिसीज है। ओके, अब आगे मूव करते हैं विटामिन C पे। विटामिन C को हम एक्सकॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज देख सकते हैं सिट्रस फ्रूट, तो इसको याद करना देखो बहुत इजी है। C फॉर विटामिन C एंड C फॉर सिट्रस फ्रूट। इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में ज़रूर मिलेगा ये कि कौन सा विटामिन C का सोर्स होता है, तो सिट्रस फ्रूट लिखा होता है तो वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके देखते हैं हम सिम्टम्स कौन कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो इट लीड्स टू स्कर्वी, ये बहुत ज़रूरी है, स्कर्वी याद रखना है। यहाँ पे स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि नेसेसरी होते हैं किसके लिए? फॉर हेल्दी गम्स एंड टीथ। फ्रेजिलिटी ऑफ बोन्स, डिलेइंग पीपल वुंड्स, ठीक है, फ्रेजिलिटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एक्सटेंसिव सबक्यूटेनियस हेमोरेज, ये सब किसका है? ये सब स्कर्वी के अंदर होता है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फंक्शंस और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो ये हो गया गम्स एंड टीथ वाला, एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ RBCs एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अब यहाँ पे देखो मेंटेन्स स्ट्रेंथ ऑफ वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ओके, सिंथेसिस करवाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का। तो फंक्शंस बेसिकली इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको बस याद रखना है कि कौन सी डिसीज कॉज कर रहा है ये, और इसमें क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, बस। ठीक है, बाकी फॉलिंग टीथ हो सकते हैं विटामिन C की हेल्प से। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करते हैं, ये कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, कार्टिलेज, बोन्स, टीथ एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो सिम्टम्स और फंक्शन आपस में रिलेटेड है, कोई दिक्कत होगी नहीं। आपको बस इसमें एक ही चीज़ याद करनी है, स्कर्वी के अलावा इसमें से बहुत कम पूछा जाता है या पूछा ही नहीं जाता, स्कर्वी पे फोकस रहता है सबका। ओके, आते हैं विटामिन P पे। तो इसका कॉमन नेम क्या है? हिस्पर्डिन, सिट्रिन और रूटिन। आपको तीनों याद करने हैं, तीनों ही ज़रूरत है। ओके, अब विटामिन P के बारे में कुछ इतना खास एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन कुछ हमने टेस्ट सीरीज देखी थी जिसके अंदर इसका रोल पूछा था, और एक ही फंक्शन आपको हर जगह इसका देखने को मिलेगा। क्या? मेंटेन करता है रेजिस्टेंस इन वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो यही लाइन लिखी हुई आती है टेस्ट सीरीज में भी, यही लाइन लिखी देती है कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर कौन सा विटामिन रेजिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन P। ओके, तो देखो यहाँ पे अपना विटामिन वाला पोर्शन पूरा होता है कंप्लीट। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब इस टॉपिक को भी हम इसी वीडियो में ख़त्म कर देते हैं। डिसऑर्डर्स बेसिकली किस वजह से होते हैं? बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से। ठीक है, और कुछ पैरासाइट्स जैसे कि टेपवर्म हो गया, राउंडवर्म हो गया, ये भी इन्फेक्ट करते हैं, तो इस वजह से भी डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट कॉमन जो है अपना वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस के अंदर कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है आपको ये पता होना चाहिए, तो लिवर। इसके अंदर होता क्या है? स्किन एंड आईज टर्न येलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपना येलो वाला पिगमेंट होता है, ठीक है, वो आई गेस था बिलीरुबिन था आई गेस। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, ये हमने कवर करा है। तो इस डिसीज़ के अंदर एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाता है किसका? बिलीरुबिन का। तो इसलिए आपकी बॉडी जो है पूरी की पूरी येलोइश अपीयर करती है। आपके हैंड्स हो गए, आई का जो वाइट पोर्शन है सब येलो अपीयर करता है। ओके, फिर है वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग बेसिकली क्या है? इजेशन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू माउथ, और इसको कौन कंट्रोल करता है? वॉमिट सेंटर जो अपना प्रेजेंट होता है मेड्यूला के अंदर। तो अभी तक हमने आई गेस आपको याद होगा तो सारी चीज़ें देखी कि अपना जो स्वॉलिंग सेंटर है मेड्यूला में है, और पेरिस्टालिसिस सेंटर जो है मेड्यूला में है, वॉमिट सेंटर जो है वो भी मेड्यूला में है। तो कहीं ना कहीं मेड्यूला जो है अपनी पूरी डाइजेशन की प्रोसेस जो है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे हमें डायरिया। तो डायरिया में क्या होता है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, ओके, इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। ये किस वजह से होता है? रिड्यूस अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड।
ओके, कॉन्स्टिपेशन के केस में फीसीज आर रिटेन्ड विद इन रेक्टम, क्योंकि बाउल मूवमेंट जो होते हैं दे अकर्स इरेगुलरली, तो फीसीज जो है बेसिकली उसका कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं हो पाता। एंड लास्ट इज इनडाइजेशन, जहाँ पे क्या है कि फूड जो है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस। ठीक है, और ये किस वजह से होता है? इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंग्जाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग या स्पाइसी फूड की वजह से। तो बहुत ही सिंपल है, आपने ऑलरेडी सुन भी रखे होंगे, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि कभी आपने सुना ही नहीं है। ठीक है, तो ईजिली ये याद हो जाने चाहिए। तो देखो यहाँ पे अपना ये चैप्टर होता है कंप्लीट, लेकिन अभी इस चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ अपने टर्मिनोलॉजीज हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो पूछी भी जाती है, तो उसको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा अपना अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स का, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उसके बेसिस पे क्वेश्चन आए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर की सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।